ये व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूबर है, अनपढ़ व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी का। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर सिंह भैया हँसमुख, व्यावहारिक व्यक्ति है, वाचाल व्यक्ति है। ये अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी इंटरव्यू लेना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदर सिंह बंजारा और आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल धार्मिक रेश। दोस्तों, धार्मिक रेश की एक जोरदार वीडियो आने वाली है, जो कि हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई बलराम, जिन्होंने एक बहुत ही बड़े पद पे कामयाबी हासिल की है, जो कि एडीपीओ की पोस्ट हासिल की है। अभी अभी इनका चयन हुआ है। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किया है और क्या क्या मुसीबत देखी है इस पोस्ट को हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जितने भी युवा, आज के युवा पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है और बहुत बड़ा मोटिवेशन वीडियो भी है, जो कि देखना बहुत ही जरूरी है। और भाई ने अपने इस भाई को पढ़ाने के लिए अपने पिता ने 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ाई की और भाई ने भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जो कि अपना पिता का सीना गर्व से ऊंचा कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पे लगे हैं अपने मंदसौर और नीमच जिले में। शायद मेरे हिसाब से बंजारा समाज में इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई नहीं लगा है, इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की है। तो हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं इनसे कि भाई ने कैसे संघर्ष किया जीवन में और क्या क्या मुसीबत देखी, यही चीजें हम पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो पहला प्रश्न पूछते हैं। तो भैया, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, जो कि आपने बंजारा समाज में अपनी समाज का एक रुतबा भी बढ़ाया है और बहुत बड़ा नाम भी किया है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो कि आप इतनी बड़ी पोस्ट हासिल की है। थैंक यू सो मच अंदर सिंह जी। तो धन्यवाद। बलराम भैया, मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की। मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई मेरा गाँव बकाणा से ही के शासकीय स्कूल से ही प्रारंभ की थी। उसके बाद मैं कक्षा 6 से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए पोस्ट ऑफिस मुख्यालय हतुनिया गया। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने हतुनिया से प्राप्त की। उसके बाद मैं 11वीं और 12वीं की शिक्षा के लिए शामगढ़ गया। सक्सेस हायर सेकेंडरी स्कूल शामगढ़ से मैंने 11वीं-12वीं की शिक्षा अर्जित की। उसके बाद मैं कॉलेज की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जहाँ से मैंने बीए एलएलबी ऑनर्स किया, मंदसौर गया। श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय मंदसौर से मैंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। देन उसके बाद में मध्य प्रदेश एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन हेतु इंदौर गया, जहाँ से मैंने सिविल सेवा और एडीपीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर कुछ समय के लिए मैं बीच में दिल्ली भी गया, फिर वापस इंदौर आके मैंने प्रिपरेशन की और अंततः मैंने इस मुकाम को हासिल किया। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले मैं बीच में एक छोटी सी लाइन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप कौन से पद पे चयन हुए हो। तो इसके बारे में भी लोगों को बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई इतनी पोस्ट, बड़ी पोस्ट, बड़ी पोस्ट, पर बड़ी पोस्ट है क्या, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा चयन मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार की सबसे बड़ी भर्ती संस्था, जिसे एमपीपीएससी कहा जाता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके माध्यम से मेरा चयन हुआ है एडीपीओ के लिए। एडीपीओ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। एडीपीओ का पूरा नाम होता है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। ये एक प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड पोस्ट है, जिसका काम होता है कि जो मामले होते हैं, पुलिस के, प्रशासन के जो मामले होते हैं, उसे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करना, एग्जीक्यूट करना हमारा मेन मुख्य कर्तव्य होगा इसमें। अब यहाँ से हम सीधा आ जाते हैं कि पढ़ाई की, हमारा कहाँ था लाइन, पढ़ाई पे है ना। ठीक है। तो आपने जब पढ़ाई की तो जीवन में आपको क्या क्या कष्ट देखने पड़े और क्या क्या संघर्ष किया, तो संघर्ष के बारे में बताइए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इतने संघर्ष के बाद में इतने बड़े कामयाबी मिलती है। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा-सा इसमें कि जब मैंने जहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मेरा गाँव चंबल नदी के किनारे बसा एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और पहले स्कूल भी बहुत ज़्यादा अच्छी उच्च क्वालिटी के स्कूल नहीं होते थे। शासकीय स्कूल से ही मेरी ज़्यादातर शिक्षा रही है। तो मैंने कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई जहाँ से प्रारंभ की, वहाँ पे स्कूल के लिए एक बिल्डिंग भी नहीं थी। गाँव के पटेल बा का एक घर था, उसका एक ओटला, जिसे चबूतरा बोला जाता है, ओटला बोला जाता है हमारी हाँ, मातृभाषा, मालवी भाषा में। जहाँ से पटेल बा के एक छपरी के नीचे बैठ के हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। फिर हम जो कट्टे टाटपट्टियाँ जिसे बोलते हैं, वहाँ से मैंने प्रिपरेशन की। कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई मैंने ऐसे ही की। फिर कक्षा 6 से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए मैंने हतुनिया का रुख किया, जो मेरा पोस्ट ऑफिस मुख्यालय है। वहाँ से मेरा गाँव से हतुनिया स्कूल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। इस दौरान मैं पैदल चलकर कच्चे रास्ते से मैंने शिक्षा प्राप्त की। कच्चे रास्ते के दौरान मैंने शूज़ को हाथ में उठा लेते थे, लेस को बाँध के। और खाने के भी कई बार टिफ़िन रेडी नहीं हो पाता था, तो पैदल जाते थे। इस बीच में शमशान घाट भी आती थी, नदी-नाले भी आते थे। तो काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए मैंने स्कूल की शिक्षा को जारी रखा।
फिर मैं 11 से 12 तक की शिक्षा के लिए शामगढ़ गया। शामगढ़ सक्सेस हायर सेकेंडरी से मैंने शिक्षा प्राप्त की। वहाँ से भी फिर कमरा रूम से रेंट से लेकर हम रहे, फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो आवागमन की समस्याएँ थी, कई सारी, कच्चा रास्ता था उस टाइम पे भी, तो हम शामगढ़ रहे। वहाँ से भी भोजन के लिए आधी बार टिफ़िन नहीं आ पाता था, कई बार टिफ़िन बस लैप्स हो जाती थी, बस भी एक ही चलती थी, विजयलक्ष्मी बस, जिसे धापुड़ी कहा जाता था हमारे टाइम पे। तो ऐसे कई बार भूखा भी रहना पड़ा, सुबह की रोटी हमें शाम को खानी पड़ती थी, तो रोटी इतनी ठंडी हो जाती थी, सब्ज़ी तो खराब ही हो जाती थी, सुबह की सब्ज़ी हम 10 बजे कोचिंग पढ़ने के बाद खाते थे खाना। तो हमारे पास में एक भैया रहते थे, वो कहते थे कि रोटी इतनी ठंडी हो गई है, कड़क हो जाती थी रोटी अक्सर, तो रोटी इतनी इस प्रकार की हो जाती थी, वो ऐसा बोलते थे कि रोटी अगर माथा में दो, तो टाका ही जावे। ऐसी रोटी हो जाती रोटी थी। तो देखो अब कड़क हो ही जाती है अगर ज़्यादा लेट हो जाती है। तो दोस्तों बस लेट होने की वजह से ये सब कुछ परेशानियाँ देखिए, क्योंकि बारिश की वजह से समय पे बस नहीं पहुँच पाती थी, क्योंकि पहले नदी-नाले भी बहुत थे, तो नदी-नाले की वजह से समय पे बस नहीं पहुँच पाती थी। और कई बार क्या होता था कि आर्थिक स्थिति, बहुत विषम परिस्थितियों का सामना भी मुझे इस दौरान करना पड़ा। कई बार हमारे पास किराए का पैसा भी नहीं होता था। तो हम उस सिचुएशन से हैंडल पार पाने के लिए हमने कई बार सोयाबीन, एक बैग में सोयाबीन ले जाते थे, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। पास के नज़दीक के गाँव में सोयाबीन, गेहूँ ये बेच के, किराया लेके बस में फिर हम शहर में पढ़ने जाते थे। जैसे आप सोयाबीन लेके जाते थे, तो आप भर के लेके जाते थे या फिर आपके घर वाले देते थे? परिस्थिति ऐसी होती थी, या तो घर वाले किराए के पैसे, उनके पास भी उस टाइम पे कई बार पैसे नहीं होते थे, उपलब्ध नहीं होते हैं। किसान लोग हैं, 6 महीने में एक बार फसल आती है, कई बार पैसा खर्च हो जाता है, तो पैसा नहीं होता था, तो घर वाले ही देते थे, या फिर कई बार मैं खुद लेके जाता था कि ठीक है, 1-2 किलो, 4 किलो सोयाबीन ले जाओ, गेहूँ ले जाओ, धान ले जाओ, अनाज, और किराए का पैसा उससे करके हमें आगे जाना होता था। जैसे अब घर वालों की बात आई है, तो जैसे आप, मैंने अखबार में भी पढ़ा था, और मैंने अखबार में क्या पढ़ा, क्योंकि मैं तो इसी गाँव का रहने वाला, तो मुझे तो सब पता है। लेकिन हमारी ऑडियंस को भी पता और चलना चाहिए कि जैसे आपने अखबार में लिखा हुआ था कि अपने पिता ने 3 बीघा ज़मीन बेचकर ये आपको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल दिलाई है। उन्होंने आपका सपोर्ट किया है और आपने भी आपके पिता का गर्व से सीना ऊँचा किया है। तो मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतनी मेहनत भी की है। तो ये बात सच है कि आपके पिता ने हकीकत में 3 बीघा ज़मीन बेची थी? जी, शुक्रिया आपको। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज की शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जब मैं मंदसौर गया, उस दौरान हमारी एक आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा अप एंड डाउन्स होते ही रहते हैं, तो होते ज़्यादा रहता है, डाउन चली उतार गई च थी देखो थोड़ी। ज़िंदगी में बिल्कुल, उतार-चढ़ाव आता रहता है बिल्कुल। दोस्तों। तो आर्थिक समस्या थोड़ी उस टाइम पे विकृत हो गई थी। उस टाइम पे क्या हुआ कि हम 2 भाई पढ़ते थे साथ में। एक साथ मेरा एक छोटा भाई रणजीत, जो कि वर्तमान में लाइनमैन भी है। वो और हम दोनों ने साथ में रह के शिक्षा को जारी किया, प्राप्त किया है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, आर्थिक विषम परिस्थिति के बावजूद एक फ़ेज़ ऐसा आ गया था कि पिता हमें पढ़ाई छोड़ने का एक समय आ गया था। गाँव वाले परिवार के लोगों, कई लोगों ने ऐसे बताया था कि बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दो, अपनी बंजारा कास्ट में कौन लोग आगे बढ़े हैं, खेती कर लेंगे, कंबल बेच लेंगे, इस प्रकार की कई सारी बातें कही थी। तो पिताजी ने हार नहीं मानी, और ज़मीन थी उस टाइम पे हमारे, एक खेत बेच के 4-5 बीघा लगभग ज़मीन है, 5-7 बीघा भी मुझे तो पूरी तरह से आइडिया भी नहीं है कितनी थी। टुकड़े-टुकड़े में ज़मीन बेच के फिर हमें पढ़ाया। बहुत सारी अनियमितताएँ पिताजी ने झेली, पिताजी बहुत समय परेशान भी रहते थे, रोए भी, मैं स्वयं भी रोया, क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, ग्रामीण एरिया से, वहाँ से ज़मीन को कलेजे का टुकड़ा माना जाता है। बिल्कुल। और ऐसी परिस्थिति में ज़मीन बेचना पिताजी के लिए भी सहज और आसान काम नहीं था। उस दिन को मैं आज भी नहीं भुला पाया, और मेरे जीवन यात्रा संघर्ष में जो सफलता का मुकाम मैंने हासिल किया है, सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत वही था। जब भी मुझे नींद आती थी, मैं सोने लग जाता था, या फिर सोचता था कि अब आराम कर लेते, तो मुझे एक ही चीज़ याद आती थी कि यार, जब पिताजी ने ज़मीन बेची थी, तब हमारी स्थिति कैसी थी? तब कितना रोए थे? तो मैं फिर से पढ़ाई करने बैठ जाता था, और कंटिन्यू मैंने इस प्रकार से प्रिपरेशन को जारी रखा। जैसे आप, आपकी अभी रैली निकली थी, मैंने रैली में भी देखा था कि आपका पूरा परिवार इकट्ठा हुए, तब घर पे आपको लेके आए वहाँ से, बढ़िया डीजे के साथ में लेके आए, पूरा परिवार रो भी रहा था, ठीक है। आपने आपके पिताजी के चरण धोए और उनका जो चरणामत होता है अपने मकसद पे लगाया। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी विषय का बात है, क्योंकि आज के युवा क्या है कि अपने माता पिता को कोई मतलब चीज़ ही नहीं समझते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा समझ के छोड़ देते हैं। लेकिन भाई ने, मैंने देखा खुद, मेरा वीडियो है, मैं आपको डाल दूंगा वीडियो भी, तो अपने माता पिता के चरण भी धोए और उनकी खुशियाँ साथ में बांटी, और पूरा परिवार साथ में रो पड़ा। इसका क्या विषय था? इसका सबसे बड़ा श्रेय, जो मेरी सफलता मुझे हासिल हुई है, आज जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ, इसमें मेरे पिताजी, माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर वो इस संघर्ष और इस चुनौती में मेरा साथ नहीं देते, मेरे साथ कदम बढ़ा के वो नहीं चलते, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाता। मेरे पिताजी के लिए पैर धोना, जो आप बता रहे हैं, चरणामृत ग्रहण करना, पैर धो के पानी पीना और माथे पे लगाना, ये तो एक छोटी-सी चीज़ है। उन्होंने जितना संघर्ष और सैक्रिफ़ाइस मेरे लिए किया है, वो तो इसके मुकाबले ये तो कुछ नहीं है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ पिताजी, माताजी के बारे में, कि उन्होंने जितना मेरे लिए किया है, वो संसार के सारे भगवानों को मिलाकर एक तरफ है, और मेरे माता-पिता एक तरफ। क्या बात है भैया, धन्यवाद भैया यार। तो दोस्तों इस बात पे एक कमेंट आपका ज़रूर बनता है कि आपको एक कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन बोली है भैया ने, तो अपना माता-पिता को भी थोड़ा सँभालना चाहिए।
माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो बलराम भैया, मैं अब यहाँ से हम सीधा चलते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीज़ें आपने ये करके आप आगे पहुँचे हो, ठीक है। जब आप यहाँ वहाँ से आपका जब इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू कैसा रहा और आपने क्या फ़ील किया? जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू का हमारा फ़ेज़ होता है, वो हमारा चयन का एक अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम लास्ट स्टेप जिसे कह सकते हैं हम। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल होता है, हेजिटेशन तो होता ही है उस टाइम पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली होती है और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मिस्टेक हो जाए, कुछ चूक हो जाए और हम बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिस कर जाए, छूट जाए, पीछे रह जाए। तो डर तो स्वाभाविक बात है, बना रहता ही है, डर तो लगता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई व्यक्ति डरता है। जो व्यक्ति इनफैक्ट टॉप करता है, उसको भी डर लगता है कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो। तो मेरा इंटरव्यू डर तो स्वाभाविक बनता ही है, थोड़ा हेजिटेशन होना भी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस हम हो नहीं सकते हैं। लेकिन मैं मंदसौर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ बेसिकली, और मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो किसान भी हूँ, और मंदसौर ज़िले में मुख्य तौर पे अफ़ीम की कृषि की जाती है वृहद स्तर पे। तो मुझसे इंटरव्यू में अफ़ीम की खेती के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे, और अफ़ीम की खेती के बारे में कैसे कृषि की जाती है, किस प्रकार उसका जो एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच है, किस प्रकार अफ़ीम कितना देना होता है, क्या करना होता है, आपके घर पे अफ़ीम की कृषि की जाती है कि नहीं की जाती। फिर मुझसे कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, उलझन वाले सवाल जिसे कह सकते हैं। जैसे कि आप किसान परिवार से, आपने अफ़ीम की खेती लगा रखी है, अफ़ीम लगा रखा है, और अगर किसान सारा अफ़ीम गायब कर देगा तो कौन-सा कानून में अपराध बनेगा? क्या प्रावधान है इसके, बताइए? इस प्रकार की चीज़ें फिर मैंने बताई। एक अफ़ीम से संबंधित एनडीपीएस एक्ट आता है, जो कि मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान अच्छे से प्रिपरेशन की, पढ़ा भी था। तो उससे रिलेटेड भी कई सारे सवाल पूछे गए थे। मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में पूछे गए थे। ये भी पूछा गया था कि आप विवाहित हैं, आप 2 बच्चों के पिताजी हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारी दायित्व भी है। इतना समय आपको पढ़ते-पढ़ते हो गया, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? तो फिर मैंने अपने स्तर पे सवाल भैया बलराम भैया, ये क्वेश्चन तो मेरा भी है कि आप शादीशुदा हो, ठीक है, आपको 2 बच्चे भी हैं, आपको पूरा परिवार को मतलब कैसे मैनेज किया? एक्चुअली जीवन का एक दूसरा नाम है संतुलन, बैलेंस बनाना। अगर हम जीवन में बैलेंस नहीं बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएँगे, बहुत ज़्यादा लाइफ़ में कमाल नहीं कर पाएँगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हर चीज़ में सैक्रिफ़ाई किया है, और मेरे लिए हर व्यक्ति ने थोड़ा-थोड़ा त्याग किया है। मेरे माता-पिता को देख लो, भाई-बहनों को देख लो, मेरे परिवार के भी कई सारे लोग इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा मैं, और एक और व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, मेरी श्रीमती पत्नी सीमा बाई। उसका भी बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाई रहा है, उसने भी बहुत ज़्यादा बैलेंस किया, फिर कुछ समय बाद बच्चे हो गए, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से बिलॉन्ग करता हूँ, वहाँ का पारिवारिक और सामाजिक परिवेश थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने एक बैलेंस रखा, मेरी पत्नी ने भी साथ दिया इस सिचुएशन को देते हुए, और सबसे बड़ा रोल मेरे माता-पिता और भाइयों का जितना रोल मैं कहना चाहूँगा, वो मैं बता नहीं सकता, उतना रोल कम है। क्योंकि सच बात बता रहे पूछ रहे हैं आप कि 2 बच्चों के पिताजी होने के बावजूद भी मुझे बहुत सारी चीज़ों से घरवालों ने दूर रखा। आधी समस्या मुझे घरवाले नहीं बताते थे, मेरे भाई नहीं बताते थे मुझे। और इनकी जो मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, इन सारी चीज़ों को माता-पिता और भाई-बंधुओं ने मुझ तक पहुँचने नहीं दी। इन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया, और मैं आगे बढ़ता गया निरंतर, मुझे भी पॉज़िटिव सपोर्ट मिला। तो भी आपके भाई-बहन और आपके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि आपका परिवार को भी मैनेज किया, घर को भी मेंटेन किया, आपकी खेती को भी मेंटेन किया और आपकी पढ़ाई भी की। तो मैं यहाँ से थोड़ा अलग-सा सवाल पूछता हूँ, जैसे आपने पढ़ाई की, तो आपकी फीस क्या होती थी? मतलब फ़ीस का कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता है। जब मतलब हम ये स्कूल अब लेवल पे हमारा, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपना एक टारगेट तो होता है ना कि भाई साल में हम 1 साल में इतना पैसा मिनिमम लग जाता है हमारा। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मैं ग्रामीण स्तर पे मैंने जब एजुकेशन लिया है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा मैं, उस टाइम पे तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। फिर जैसे-जैसे मैं शहर में पढ़ने के लिए आगे गया, शामगढ़ गया मैं तहसील स्तर पे, वहाँ थोड़ा खर्चा बढ़ा क्योंकि मैंने रेंट से लेकर रहा। फिर मैं मंदसौर गया, वहाँ पे कॉलेज की फीस भी होती थी, रेंट का खर्चा भी होता था, फिर कोचिंग वगैरह मंदसौर से तो नहीं लगाई मैंने कोचिंग, फिर इंदौर गया। फिर इंदौर में तो कॉस्टली शहर है, वैसे पानी के लिए भी हमें पेमेंट पे करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट बढ़ी, फिर कोचिंग्स का खर्चा, टेस्ट सीरीज़ का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, खर्चा तो होता है। अब मैं इसे मुझे मतलब भी यूँ एग्ज़ैक्टली कितना हो जाता है? एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि भाई सालाना में अप्रोक्सीमेट 1 लाख से रुपए है या फिर उससे कम? 1 से 2 लाख रुपए बड़े शहरों में रहने का तो जनरली हम मान सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसे के अभाव में कोई व्यक्ति आगे ना बढ़े, बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे शासकीय सुविधाएँ होती हैं, बहुत सारी शासकीय योजनाएँ होती है, स्कॉलरशिप्स होती है, उसके माध्यम से भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। एक आम से आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि पैसों के अभाव में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कई बलराम सारे भैया, रास्ते मैं अब वहाँ से ऊपर से फिर नीचे आता हूँ, ठीक है ना? जैसे आपने बोला कि मैं छोटे से गाँव में पढ़ाई करता था, ठीक है। उस समय पे जब उस समय आप पढ़ रहे थे, उस समय तो हमारे गाँव में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी इतनी। तो फिर आपने कैसे रात में पढ़ाई की या फिर स्कूल में ही पढ़ाई करते थे? आपने बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल को छू गया है। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्कूल की पढ़ाई के दौरान जब मैं गाँव में पढ़ाई करता था, तो हमारे गाँव में बिजली, सड़क, पानी की मूलभूत सुविधाओं का उस टाइम पे अभाव था।
तो जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे बिजली भी नहीं होती थी। बिजली आती भी थी तो घंटा 2 घंटे के लिए आती थी और प्रॉपर बिजली के पोल्स वगैरह भी उस टाइम पे नहीं लगे हुए थे। गाँव के किसी दूर के गाँव से जो खंभे से वायर डाल के इस प्रकार से बिजली लाई जाती थी। तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए बिजली की व्यवस्था थी उस टाइम पे। तो मैं उस टाइम पे चिमनी में रह के मैंने प्रिपरेशन की। चिमनी की पढ़ाई तो करते थे। देख लो दोस्तों, एक चिमनी की लाइट से पढ़ाई करके बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता हासिल होती है। तो मेहनत करोगे तो कामयाबी हासिल आपको जरूर मिलेगी। राम भैया, अब आप ये बताइए मुझे कि आगे के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में क्या प्लानिंग है? जी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुझे अभी एक ज़िम्मेदारी मिली है, जिस पद के लिए मेरा चयन हुआ है, सबसे पहले तो मैं उस पद के कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करूँगा, दायित्वों का निर्वहन करूँगा और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, क्योंकि मैं काफ़ी समय से घर से पारिवारिक परिस्थितियों ज़िम्मेदारियों से दूर था। तो सारी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को, चुनौतियों का निर्वहन करते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा और फर्दर एजुकेशन, फर्दर प्रिपरेशन के लिए भी मैं थोड़ा-सा विचार करूँगा इस बारे में तो परिवार के बलराम भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपका मोटिवेशन कौन रहा है? इस सफलता की जर्नी में मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, मोटिवेशन मेरे पिताजी रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पिताजी मोटिवेशन रहे हैं और एक मेरा छोटा भाई गोविंद, जो सबसे बड़ा, जो सफलता का श्रेय मैं उसे देना चाहूँगा और एक मेरा भाई रणजीत है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये सब लोग परिवार मेरा मोटिवेशन रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ से हम वीडियो को विराम देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलराम भैया, जो कि एक अनपढ़ यूट्यूबर को आपने इंटरव्यू करने का मौका दिया। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू भैया। ये हमारे गाँव के ही भैया है, अंदर सिंह भैया। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा मैं कि ये व्यक्ति एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूबर हैं, एक सफल यूट्यूबर है, बहुत अच्छा वाक्शैली, आपको अभी तक लगा भी नहीं होगा कि एक इंटरव्यू, अनपढ़ व्यक्ति इंटरव्यू ले रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी का। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे अंदर सिंह भैया हँसमुख, व्यावहारिक व्यक्ति है, वाचाल व्यक्ति है। ये अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी इंटरव्यू लेना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ दोस्तों, साथियों, मेरे समस्त वरिष्ठ जनों को, से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इन्हें सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। हमारे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा यूट्यूब चलाया जाना, तकनीकी क्षेत्र में काम करना भी बहुत बड़ा प्रेरणा का एक स्रोत है। इसी प्रकार मैं 1-2 लाइन के माध्यम से अपना जो साक्षात्कार है इसे विराम देना चाहूँगा कि मुझसे कई बार पूछा जाता था कि आप इतना मोटिवेट कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं कंटिन्यूअसली, आप थकते नहीं हैं, हारते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो मैंने 2 बात कह के समझाने का प्रयास करता था कि कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस-किस का हौसला हूँ मैं, ना जाने किस-किस का हौसला हूँ। थैंक यू सो मच अंदर सिंह जी अगेन। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। राम राम।